मनोवाक्काय दोषाणाम हरते अयिपतये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए अपनी आज की संभाषा हम स्टार्ट करेंगे, जो कि स्रोतसों के ऊपर है। जैसे कि मैंने ग्रुप में भी मैसेज करा था कि इसमें हम कोई पर्टिकुलर कोई किसी को पढ़ाएगा नहीं, ये बस एक जनरल संभाषा रहेगी जिसमें सब लोग अपने अपने विचार रखेंगे और अंत में जो राहुल सर हैं वो उसको कंक्लूड करेंगे। तो सभी लोग जो हैं अपने अपने उन्होंने स्रोतसों से क्या समझा है, कैसे उसे इंटरप्रिटेट करना है, वो अपने विचार रख सकते हैं। थैंक यू। आप लोगों में से कोई भी अपने विचार रख सकता है कि स्रोतसों से वो क्या समझते हैं, उसके बाद ही आगे का डिस्कशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों में से कोई भी एक जो है बोलिए कि उन्होंने क्या समझा स्रोतस से, स्रोतसों से वो क्या समझते हैं, कैसे उसे हम क्लिनिकली अप्लाई कर सकते हैं। आप में से कई लोगों ने तो ग्रुप में श्लोक भी शेयर करे हुए थे, तो आप लोग बताइए कि आपने क्या समझा उनसे, कैसे हमें स्रोतसों को क्लिनिकली अप्लाई करना है। गुड मॉर्निंग मैम। जैसे स्रोतस का था कि नॉर्मली कोई भी है, जैसे मान लो वृक्क है तो मेदवा स्रोतस के मूल में वृक्क आते हैं। तो कभी भी जैसे किडनी वगैरह डिसीज रहती है या वृक्क के डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसमें मेदोपाचक वगैरह चलाते हैं। और सिंपल वर्ड में अगर हम समझ सकते हैं तो स्रोतस का मतलब होता है चैनल्स, होता है जिसके थ्रू पूरा हार्मोन्स अपना, या अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से मांगे तो हर चीज का जो भी श्रवण हो रहा है, जो भी चीजें फ्लो हो रही हैं, वो सारा सब कुछ स्रोतस में आ जाएगा। चाहे अन्न व स्रोतस हो, चाहे मूत्र व स्रोतस हो। तो पूरा एक मॉडर्न के हिसाब से सोचे तो पूरा सिस्टम हो गया। जैसे जीआईटी आ गया तो पूरा अन्न व स्रोतस आ गया। अगर पूरा यूरिन मतलब यूरिन का जहाँ से फॉर्मेशन होकर के, हालांकि आयुर्वेद के हिसाब से तो पक्वाशय में मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र निर्माण के ये यूरिन फॉर्मेशन की जितनी प्रक्रिया हो रही है वो मूत्र व स्रोतस में आ गया। और जितना अभी बहुत साल हो गए, 20-25 साल हो गए, तो ज्यादा याद नहीं रह गया। फर्स्ट प्रॉप में पढ़ा था 13 स्रोतस थे और तो में एक ज्यादा आर्तव स्रोतस था। तो जहां पर भी जो भी डिसऑर्डर है हर बीमारी में, उनका स्रोतस और उन स्रोतसों के जो मूल हैं, जैसे रसव स्रोतस है तो रसव स्रोतस का मूल हृदय और 10 धमनियां होती हैं। और हम देखते भी हैं अगर चाहे आमवात हो, आमवात में भी रसव स्रोतस की दृष्टि होती है या रस धातु की तुष्टि मिलनी होती है। तो इस तरीके से जो भी बीमारियां उसमें जो स्रोतस हैं वो याद रहते हैं, फिर उनको ट्रीट करना आसान हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग पाचक औषधियां चलाना अच्छा रहता है। तो अभी थोड़ा बहुत ही याद है। और स्रोतस पर तो मैं चाहती थी काफी बड़ा लंबा सा लेक्चर हो, जिससे सही से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, क्योंकि फर्स्ट प्रॉप में जो पढ़ा था उसके बाद फिर ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है उसको, और बहुत दिन हो गए मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आपने काफ़ी कुछ अच्छा बताया है। बाकी कोई अपने विचार रखे स्रोतस के ऊपर कि स्रोतसों से वो क्या समझते हैं। कई हद तक मैम ने भी काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मैम जितने भी चीजें हैं, छोटे छोटे जितने भी चैनल्स हैं, जितनी भी नाड़ियां हैं, जितने भी शरीर के छेद हैं, और शरीर की जितनी भी दोनों तरफ से खुले हों या एक तरफ से खुले हुए जितने भी स्थान है, और जैसे अभी मैडम ने बोला कि ये मतलब हमारी बॉडी के जितने भी खाली स्थान है, जितने भी शून्य स्थान है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मतलब आहार का जो सार होता है उसको उधर से उधर ले जाने में यूजफुल होते हैं। और जब ये डिफरेंट तीनों दोषों से जब ये दुष्ट हो जाते हैं तो हम लोग को ये समझ में आता है कि इनकी इनका खुला रहना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब ये दुष्ट हो जाते हैं तो ये
अलग अलग स्रोत में जैसे जैसे दृष्टि होती है, जैसे प्राण में, रस में, अन्न में, रक्त में, उदक में, तो अलग अलग स्रोतों की दृष्टि होने से अलग अलग रोग जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, यानी कि स्रोतों का ओपन रहना, क्लीन रहना हमारे शरीर की सामावस्था को बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू मैम। हेलो स्रोत मैडम। से मैं, हाँ जी, आप बोलो प्लीज। हाँ, अभी जो ये स्रोतों दृष्टि की जब बात चल रही है, वंदना मैडम ने कहा, सभी को नमस्ते। तो मुख्य जो कारण हमारे ग्रंथ में बताए हैं, अति प्रवृत्ति ही संगो वासीराणाम ग्रंथो यो अपीवा विमार्ग गमनम चापि स्रोतसाम दृष्टि लक्षणम। तो अति प्रवृत्ति स्रोतों का संग होना, या सीरा में ग्रंथि निर्माण होना, या विमार्ग गमन होना, ये स्रोत दृष्टि लक्षण के जो मुख्य कारण बताए हैं, चरक विमान स्थान 5वें अध्याय में 32वां श्लोक है ये। तो आज हम हमारे प्रैक्टिस में भी देखते हैं, तो यही चार चार कारण हमें दिखाई देते हैं, हेतु के स्वरूप में हो या लक्षण स्वरूप में मुख्य। तो जो भी ये सारे ये 13 स्रोतस है, या हम जब स्रोतसों की बात करते हैं तो स्रोतस असंख्य भी हम मान सकते हैं या देख सकते हैं। तो ये चार मुख्य कारण जो बताए, यही हमें दिखाई देते हैं। और उसी तरह से हम जब लक्षणों का मागो मतलब जो भी ये लेते हैं, तो हमें चिकित्सा के लिए ये सुकर हो जाता है। अच्छा, तो ये मुझे कहना था। थैंक यू। श्रोता के कंसेप्ट में एक चीज मैं कहना चाहूंगी, बहुत सिंपल अगर हम करें, क्योंकि क्लिनिकली जब हम आते हैं तो चीजों को ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा रहता है तो समझ में नहीं आता है। जैसे पंच महाभूत का अगर कंसेप्ट लगाएं तो पंच महाभूत में दो तरह के महाभूत हैं, एक जो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं और एक जो अंदर अवकाश ज्यादा क्रिएट करते हैं। हालांकि जितने भी स्रोतस होते हैं या चैनल होते हैं, सिंपल वर्ड में अगर हम समझे तो पाइप है, और वो भी हॉलो पाइप है, क्योंकि हॉलो पाइप के थ्रू ही चीज मतलब ट्रैवल हो सकती है, अगर सॉलिड होगा तो नहीं हो सकती। अब अवरोध का मतलब क्या होता है कि वहां पर जब कभी भी कफ और वात की ज्यादा संप्राप्ति होती है तो पता ही है कि वहां का स्पेस कम हो जाता है, जिससे चीजें प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाती हैं। तो अगर हम उस अवरोध को सॉल्व कर देते हैं, अवरोध को हटा देते हैं, तो जो अपना जो क्रिया है, साम्यावस्था अटेन हो जाती है। इसी तरीके से अगर अवकाश है और अवकाश ज्यादा हो गया, मतलब बॉडी की आदत होती है प्रॉपर इक्विलिब्रियम में रहने की, अगर हम इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाते, अगर जगह कम हुई तो भी डिसीज को कॉज करेगी, और डिसीज मतलब जगह ज्यादा हो गई तो भी, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया तो भी चीजें बहुत जल्दी फ्लो हो जाएंगी, या प्रेशर कम हो जाएगी, जैसे ब्लड प्रेशर के केस में हम समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजों के कंसेप्ट में, तो वहां का जो एक है कि पृथ्वी और जल को मेंटेन करना जो पंचमहाभूतों में है, उसकी वजह से मेजोरिटी ब्लॉकेज आएगा, क्योंकि वो भारी है। और एक आकाश और वायु वहां पर ज्यादा जब बढ़ जाता है तो एक वातज विकार क्रिएट होंगे। तो मेनली हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि या तो अवरोधात्मक विकार है, या धातु क्षय है, या वात की वृद्धि है। तो इस तरीके से भी ट्रीट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। हालांकि लक्षण जब हम पूछते हैं तो हमें हर चीज की जब साम्यावस्था पता रहती है तो उससे हम डिमार्केशन कर लेते हैं कि क्या अवरोधात्मक संप्राप्ति है या वात बढ़ा हुआ है उसकी वजह से हुई। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट हम कहें तो वहां का स्पेस ज्यादा हुआ या कम हुआ, फ्लो प्रॉपर है कि नहीं प्रॉपर है, वही चीज को स्रोतस को यहाँ से भी कंसिडर कर सकते हैं। तो पंचमहा बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। जी मैम। और किसी को कुछ बोलना हो इस पे? और स्रोत जो सबसे ज्यादा याद रखने की जरूरत है वो ये है कि जितने हमारे स्रोतस हैं उन सारे स्रोतस के हमें मूल जरूर याद रखने चाहिए। हालांकि मुझे अभी थोड़े ही याद है कि रस जो हृदय और दस्तम का यकृत है और प्लीहा है। रस रक्त मांस का जो मूल है मुझे याद नहीं, मेद का वृक्क और वपावहन है। अस्थि व स्रोतस का जो है मेदो वह मूल ही है, और अस्थि और मज्जा के भी मोस्ट प्रोबेबली वही है।
और क्या बोलते हैं, प्राणव स्रोतस का हृदय और 10 धमनियां हैं। इस तरीके से सारे स्रोतस हैं, तो उनको अगर हम याद रखते हैं तो वहां से भी जब हम पाचक हमारे होते हैं, जो संतत सतत अनिद्वस तृतीयक चतुर्थक ज्वर के काढ़े हैं, अगर हमें कुछ नहीं समझ में आता है तो दीपन पाचन अनुलोमन और साथ में अगर वो सारे पाचक अगर हम चलाते हैं, मतलब जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से चलाते हैं, और निदान परिवर्जन तो है ही, तो उसके हिसाब से हमें ट्रीट करना आसान हो जाता है। मेन यही है। और मैम प्लीज आप गाइड करो, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। जी मैम, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो वो भी अपने विचार रख ले, ताकि फिर हम आगे इसको स्टार्ट कर सकें। आपको जो भी जैसा भी समझ आया है आप बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने ग्रुप में भी कहा था कि हम सब जो है अभी लर्निंग फेज़ में ही हैं और आगे भी लर्निंग फेज़ में ही रहेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि हम गलत बताएंगे या सही बताएंगे। आपको जैसा जितना समझ आता है आप बता सकते हैं। आप में से शायद कुछ यूजी स्टूडेंट भी हैं, तो आप लोग बताइए कि आप लोग तो अभी यूजी स्टूडेंट हो, तो आप लोग क्या समझते हो स्रोतस से। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, क्योंकि ऐसे संभाषण नहीं होती है। जब तक सब लोग अपने विचार नहीं रखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि किसको क्या क्या चीजें मालूम है और को वो किस तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहा है उसे। जब चलिए। हेलो, जी मैम। जब जब स्रोतो दृष्टि की हम बात करते हैं तो दृष्टि कारण या हेतु जानना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चिकित्सा की दृष्टि से हमें निदान परिवर्जन करना एक हमारा मुख्य हेतु रहता है। इसके लिए जब हम स्रोतस हमें हमारे सामने यदि कोई श्वास का पेशेंट बैठा है या प्राणव स्रोत से रिलेटेड व्याधि लेके कोई पेशेंट आया है, तो उसे जब हम दिनचर्या या उसके खान पान आहार विहार के बारे में पूछते हैं, तो हम वो स्रोतस से रिलेटेड जो भी हमें हेतु मिलते हैं, तो हम उसको उस प्रकार से गाइड कर सकते हैं कि आप ये जो हेतु आप कर रहे हो या आपके व्याधि के लिए जो एक कारण मिल रहे हैं, इसको आप नहीं करें, या उसको हम प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। इसके लिए हम स्रोतस दृष्टि का जब हम विचार, क्योंकि स्रोतस दृष्टि हुए बिगर तो कोई व्याधि होते ही नहीं है ज्यादातर। तो उस हिसाब से यदि हमारे दिमाग में हेतु मालूम है और हमें पेशेंट के हिस्ट्री टेकिंग में यदि हेतु मिल जाते हैं, तो हम उसको उस प्रकार से गाइड कर सकते हैं निदान परिवर्जन, क्योंकि चिकित्सा का एक मूल तत्व है ना। जैसे रसवा स्रोतस की दृष्टि का अगर हम मूल हेतु लेते हैं, तो रसवा स्रोतस की मूल हेतु में जो मेजोरिटी पेशेंट्स में मिल जाता है, जैसे दीवासन की हिस्ट्री जो होती है वो बहुत सारे लोगों में होती है, तो उससे रसवा स्रोतस की दृष्टि का मेन हेतु है। हालांकि रसवा स्रोतस या किसी भी स्रोतस की दृष्टि के वो सारे वही हेतु होते हैं, जो हमारा अजीर्णासन है, अध्यासन है, विस्मासन है, गुरु जो शीत। मेजोरिटी लोगों का होता है। जैसे आजकल आप देखते हो कि मेजोरिटी लोग खाते क्या है, उनको क्रेविंग हो रही है, सो खा रहे हैं, उनको प्रॉपर भूख ही नहीं पता। मैं तो कहती हूँ प्रॉपर प्यास नहीं पता है, प्रॉपर मतलब नींद नहीं पता है। जैसे अभी कल ही एक पेशेंट कह रहा था कि रात के 3-4 बज जाते हैं, सो नहीं पाते, 2-3 बज जाते हैं, जैसे इंसोमिया वगैरह के पेशेंट होते हैं। तो दिनचर्या को उन्होंने इतना ज्यादा अव्यवस्थित कर लिया है कि उनको जो कोई भी चीज, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद सब बेग है, तो भूख का भी बेग होता है, प्यास का, निद्रा का, सारा। तो ये बेग उनको सही से पता ही नहीं चलता। और जिसकी बॉडी जितनी ज्यादा डिसीज्ड होती है, वो अपने नेचुरल अर्जेस के प्रति या नेचुरल
मतलब कह सकते हैं इंस्टिंक्ट के प्रति जो नेचुरली जरूरी है चीजें उनको अवेयर ही नहीं है, तो वो करता है। जैसे हम सभी पढ़ते थे कि पित्त विकारों का मेन देन होता है कि हम पित्तवर्धक आहार विहार खाते हैं, खूब ऑयली स्पाइसी चीजें खाते हैं। जैसे आजकल ये जो जंक फूड, बर्गर पिज्जा चाउमीन वाली सारी जंक फूड चले हैं, प्रोसेस्ड फूड चले हैं, तो इनसे पित्त दुष्टि होती है और यकृत और प्लीहा इससे दुष्टि होगी, तो रक्त व दोषों का मतलब रक्त व स्रोतस की दुष्टि होगी और उसके रक्त प्रदोषज विकार होंगे। ऐसे रस धातु दुष्टि हुई तो रस प्रदोषज विकार हुए। और उसमें सबसे ज्यादा आजकल कॉमन जो चीज नजर आ रही है, जैसे हर किसी को हो रहा है कि बहुत कम एज में हार्ट अटैक हो रहा है। एज में हम पढ़ते थे, पहले जब पढ़ते थे हम लोग तो होता था 55-60 मानते थे, आज 40 या बिलो 40 भी जा रहा है। 25 ईयर्स के भी बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसके पीछे वजह है क्योंकि हमारी पहली धातु रस धातु है। तो जो हमारे खाने पीने का तरीका है या हम जो कुछ खा रहे हैं वो पच नहीं रहा, गुरु आहार ले रहे हैं, आहार का बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा हो चुका है। जैसे आप देखो बहुत सारे चीजों में नमक वाला आइटम है, उसमें मतलब दूध डाला जा रहा है, मलाई डाला जा रहा है, मतलब विरुद्ध तरीके से अन्न को जो ग्रहण किया जा रहा है, वृद्धाशन जो हो रहा है स्वाद के चक्कर में या नए नए कहते हैं ना इन्वेंशन के चक्कर में। तो उस चक्कर में जो हमारा खान पान है उसकी वजह से रसव स्रोतस की बहुत दुष्टि है। तो इसलिए रसव स्रोतस के दो विकार सबसे ज्यादा आजकल नजर आते हैं, आमवत के केसेस जैसे बहुत नजर आते हैं, और हार्ट की जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा नजर आने लगी है। उसके पीछे मुझे लगता है शायद हो सकता है ये मेन वजह हो, हालांकि उसके पीछे और भी वजह है। रात्रि जागरण भी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल में लोगों के आ चुकी है, तो रात्रि जागरण भी उसका हेतु है, क्योंकि रात्रि जागरण की वजह से वात और पित्त का प्रकोप होता है। ऐसे बेगों का अवरोध होता है, हम काम कर रहे हैं तो मतलब यूरिन के साथ ही अगर बात करें तो 2-3 वजह होती है बेगावरोध की, खास करके यूरिन का, कि अगर हम काम कर रहे हैं, हमारी मीटिंग है तो उसको हम छोड़ करके नहीं जाते हैं। कई बार बाहर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें बाथरूम अप्रोप्रिएट नहीं मिलता तो हम यूज नहीं करते, या हम कई बार पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं या कई बार हम नहीं यूज करते, हम ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं दोनों ही कंडीशन में। तो मैंने एक चीज देखा है, जहां पर भी मूत्र का अवरोध वगैरह नजर आता है, अपान वायु का अवरोध नजर आता है, वहां पर सारे जगह लेडीज की प्रॉब्लम है, तो वहां पर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है और सारे डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। और रिनल कैल्कुलाई या वृक्क के जितने विकार होते हैं उसके पीछे की वो वजह होती है। पानी का अतिअंबुपान जो है वो भी रसव स्रोतस की तुष्टि करता है। अगर हम कम पीते हैं तो वहां पर भी बॉडी से जो भी नेचुरल टॉक्सिक मटेरियल को निकलना वो नहीं निकल पाते हैं। तो कुछ कुछ चीजें तो बहुत बेसिक सी हैं, मतलब वो बहुत क्लियर कट सामने से चीजें नजर आती हैं। और कुछ हेतु ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना या बहुत ज्यादा पैदल चलना, कुछ कुछ स्पेसिफिक होते हैं। बट जो सबसे ज्यादा होता है कि बोलते हैं कि बेगों का अवरोध जो करना होता है वो सर्वदोष प्रकोपक होता है, या सभी बीमारियों को करने का होता है। जैसे हम आयुर्वेद में हर चीज में बोलते हैं कि आम हर चीज का कारण है, उसी तरीके से ये सारे बेगों का अवरोध जो करना होता है या बेगों का अवरोध होता है वो सारी बीमारियों में जड़ होता है। और एक जो आजकल का लाइफस्टाइल है कि अध्यसन संबिस्मासन, मतलब जो खाना खाने का सही तरीका जो नहीं पता है लोगों को, जो उनको दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, मतलब प्रॉपर लाइफस्टाइल जो होनी चाहिए एक्चुअली वो नहीं है। हम तरह तरह की चीजें इन्वेंशन के नाम पर खाते पीते रहते हैं, जो जितना हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं खाने पीने में भी वो सारा बीमारी जड़ा है, या वो हमारे स्रोतस के दृष्टि की जड़ें हैं। और कुछ पर्टिकुलर हेतु हैं वो मुझे याद नहीं रह गया क्योंकि पढ़े हुए बहुत दिन हो गया, तो वो मैम प्लीज गाइड करें। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो अभी जैसे मैम ने अपने कुछ विचार रखे हैं, तो अब जो है हम स्रोतसों को संहिताओं से देखने का एक प्रयास करेंगे कि स्रोतस होते क्या हैं। तो उसमें पर्टिकुलर रेफरेंस के साथ स्रोतसों के बारे में मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगी। फिर उसके बाद राहुल सर जो हैं उस पर अपना कमेंट करेंगे। ठीक है। बोलो। तो सबसे पहले जैसे और किसी को बोलना है क्या स्रोतस, स्रोतस के बारे में? जोशी, अगर और किस किसी को बोलना है तो वो बोल दीजिए। आप कैमरे चालू कर सकते हो ताकि मीटिंग लाइव लगे। किसी को कर सकते हो तो कैमरा चालू करो। हाँ बोलो जोशी सर, कौन बोल रहे हैं? हमारे कॉलेज में लगभग 3-4 महीने पहले इसी विषय में, स्रोतस के विषय में एक संभाषा टाइप की हुई थी। तो उसमें जैसे कि सर ने कहा था, ये शरीर जो है वो स्रोतस्मय ही है, और जैसे कि इसमें धातुएं वहन करती है, और
इसमें चाहे देखे या ना देखे, जैसे कि मनोबह स्रोतस और संज्ञाबह स्रोतस, वो तो पाइप होलो आकार की होंगे या नहीं, वो तो अनुमान से ही हम कर सकते हैं। तो या अंतर्मुखी हो या बहिर्मुखी, उनमें ये होता है कि ये शरीर तो जितने भी रोग होते हैं वो इसी स्रोतस के कारण ही होते हैं, विकृति के कारण होते हैं। यदि क्षम हो गए तो स्वस्थता का कारण बनते हैं। यदि धातु धातु के साथ ये दोषों का अलग वो स्रोतस नहीं है, क्योंकि वो दोषों के क्या दोष मिलकर ही वो स्रोतस बने हुए हैं, इसलिए इनका ज्ञान होना बहुत अपरिहार्य बताया था। और ये बताया था कि सर ने जैसे कि हमने उदक वाहक स्रोतस का मूल तालु और क्लोम है, उसका क्लोम का अर्थ यह पेनक्रियास मत समझिए, क्योंकि वो चरक संहिता के चक्रपाणी जी ने कहा है कि हृदयस्थ स्थानम, ऐसा ही क्लोम का स्थान बताया है। तो वो स्थान जो जो बताए हैं वो अपने टीकाओं से या किसी संहिताओं के माध्यम से वो सीखने चाहिए, ऐसे ही। थैंक यू। यहाँ पर एक चीज है सर, राहुल सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ। आप थोड़ा सा क्लियर करिए, क्योंकि मुझे अभी भी याद आ रहा है फर्स्ट प्रॉप में जब हम पढ़ते थे कि क्लोम के बारे में बात होती थी तो एपिग्लोटिस को भी कंसीडर हम करते थे, हम कई बार पैंक्रियास को भी कंसीडर करते थे, मतलब जहाँ पर जो आता है। हालांकि जब अगर तृष्णा की बात आती है, तृष्णा निग्रहण कषाय वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट वाइज तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, बहुत अच्छे से नहीं समझ में आता। बट स्रोतस मूल को लेकर के कुछ बार मतलब कुछ कुछ जगह तो है आज भी कंफ्यूजन है, या यूं मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा, जैसे चक्रपाणी वगैरह तो मैंने नहीं पढ़ा है, फर्स्ट प्रॉप में जो पढ़ा था वो अभी भी थोड़ा बहुत याद है, तो सर प्लीज गाइड करें सर। और कौन बोलना चाहता है? बोलो, आपको जो कुछ लगा वो बोलो। और किसको श्रोतस के बारे में कंफ्यूजन क्या है, प्रश्न क्या है, वो भी पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि बता। सर मेरे को है कि जब नॉर्मली ऐसे पेशेंट तो ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन अगर स्रोतस की बात आती है, कई बार कोई पर्टिकुलर डिसीज में एग्जैक्ट स्रोतस क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं कि क्या है। और मतलब मेन वही है, मैं चाहती थी कि उसका एक बहुत ब्रॉड स्रोतस का डिस्कशन हो, जिससे हर चीज बेसिक्स भी क्लियर हो जाए, और हम डिसीज वाइज जब हम क्लिनिकल की बारी आती है तो वहां पर भी हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। क्योंकि जब बुक पढ़ते थे, बुक में तो सब कुछ है, हालांकि आज की डेट में पता है कि शास्त्र में श्रद्धा करके जो कुछ भी दे देंगे सब सही काम करेगा, पर तब पर भी एक अनुभव जो होता है वो ज्यादा बेटर होता है, बुकिश नॉलेज की बात अलग है। तो थोड़ा सा प्लीज गाइड करें सर। थैंक यू सर मुझे ये पूछना था, रसवहानां स्रोतसां हृदयं मूलम दशच धमनियः। तो रसवह स्रोतस के जो मूल स्थान बताए, हृदय और 10 धमनियां, है ना। और उसके जो श्रोतोदुष्टि के लक्षण में अश्रद्धा, अरुचि, आस्यवैरस्य, अरस संज्ञता, ह्रल्लास, गौरव, तंद्रा, सांगमर्दो, ज्वरस्तमः, पांडुत्वं, श्रोतसावरोध, क्लैब्यं, साधः, कुचांगता, नाशः, अग्ने, अयथाकालं, वलयं, फलितानि च रसप्रदोषज रोगः। तो ये रसप्रदोषज रोग हम इसमें हृदय से संबंधित या धमनी से संबंधित तो पांडुत्व हम समझ सकते हैं, लेकिन जब हम विचार करते हैं तो रसदुष्टि, तो मतलब ये समझ मतलब जो मूल स्थान है वो सोच के चिकित्सा को प्राधान्य देना है। वैसे तो लक्षणों को हम प्राधान्य देके ही चिकित्सा करते हैं, लेकिन क्या मतलब यदि हम ये लक्षणों के ऊपर ज्यादा गौर नहीं करेंगे या पेशेंट ज्यादा उसके ऊपर चिकित्सा तुरंत नहीं लेता है, तो वो हृदय के रोग उसमें निर्माण हो सकते हैं। इस हिसाब से मूल स्थान का महत्व कैसे ये कर सकते हैं, ये मुझे ये पूछना था। ओके। मतलब मूल स्थान और चिकित्सा जो हम कोरिलेट
किस हिसाब से करेंगे? पहले तो हम लक्षणों को ही प्राधान्य देते हैं। और और किसी को कुछ मैंने बोलना है? मतलब मैंने मतलब सर ये उदाहरण स्वरूप में बताया, लेकिन जब हम मूल स्थान का जो विचार करते हैं और उससे संबंधित जो दृष्टि के जो लक्षण या व्याधियां का एक समुच्चय इन्होंने जो बताया है ग्रंथोक्त में, उसका मुझे थोड़ा सा कोरिलेशन मालूम करना है। थैंक यू। और ये सर, ये जो रसगत दृष्टि बताई गई ना, मैडम ने बताया, तो इसमें तो जब रस की दृष्टि होगी तो ज्वर पहला लक्षण व्याधि होगी। अब इसी से कोरिलेट करेंगे तो रस के बाद रक्त की मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, जब शुक्र तक की दृष्टि होगी तो क्लेबे होगा। ये सही रिलेशन इसका ये बनता है सर। जी सर। बोलो। और पवन सर बोलो, क्या बोलना चाहते हो? और क्या प्रश्न है? सर शास्त्रोक्त विचार तो सर आपसे सुनने के लिए हम बहुत ही उत्सुक थे, तो आप बताइए फिर उस हिसाब से, क्योंकि स्रोतोस के हिसाब से तो ग्रंथक तो अभी वाचन हुआ है, मैडम ने प्रेरणा दी इसके कारण, उसके लिए तो बहुत आभार। लेकिन फिर भी जो रिलेशन या प्रैक्टिकली हम चिकित्सा बहुत के लिए बहुत क्लिनिकल लोगों ने कैसे रेफरेंस उपयोग करें? निकाले हैं ना ग्रुप में। कौन किन्ने निकाले हैं वो तो बोलो। हाँ बोलो, बोलो बोलो। कौन आया था? बोलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ बोलो। सर मैम ने जैसे भारती मैम ने जैसे पूछा कि मूल की क्या ठीक इम्पोर्टेंस है। है, तो जैसे हम जब इसकी टीका पढ़ते हैं हम्म, तो उसमें मूल से उन्होंने बोला है कि उसका प्रभाव स्थान है। हम्म, तो सर हम इस तरीके से इसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैम ने बोला कि अश्रद्धा हो रही है, अरुचि, इस तरीके के सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हम ये सोच सकते हैं कि जब हमें ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो ये है कि जैसे उसका मूल स्थान अगर हृदय है, अगर यही सिम्टम उसके कंटिन्यूअसली बने रहे और उसने निदान परिवर्जन नहीं करा और हमने उसकी चिकित्सा भी नहीं करी, तो शायद आगे चल के उसका जो मूल स्थान है यानी कि जो हृदय है, उससे रिलेटेड उसके कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हार्ट डिजीज, हृदय रोग के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे निदान हमें मिलते हैं जो कि रस व श्रोतस की दृष्टि कर रहे होते हैं। और जब हम रस धातु के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो उसमें भी जब हम रस धातु क्षय के या रस धातु वृद्धि के जो लक्षण देखते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ हमें ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हृदय द्रव करके एक सिम्टम आया जिसको हम पैल्पिटेशन से कोरिलेट करते हैं, तो वो भी एक तरीके से हार्ट से रिलेटेड ही एक सिम्टम है।
तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो मूल स्थान है वो उसका प्रभाव स्थान है, और लंबे टाइम तक अगर हमने उसको ट्रीट नहीं करा, जैसे कि आजकल लोग करते ही है कि बेसिक जो उनको अश्रद्धा हो रही है, अरुचि हो रही है, उस चीज़ पे वो फोकस करते नहीं हैं, और अज्यासन, अजीर्णासन, ये सारी चीज़ें वो कंटिन्यूस बेस पे करते रहते हैं। तो अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती ही है जो कि हार्ट से रिलेटेड हो। तो सर हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मैंने जहाँ तक समझा है इसे, कि मूल स्थान यानी कि उसका प्रभाव स्थान। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने अश्रद्धा ले लिया और अरुचि ले लिया तो कि हार्ट पे डायरेक्ट ही इफेक्ट आ जाएगा हमें फर्स्ट टाइम पे ही। अगर कोई लंबे टाइम तक करेगा तो शायद उसका मिल सकता है। सर बाकी आगे आप गाइड कीजिए। हाँ सर, हम जब रस धातु रसव स्रोतस का जब एक आमवात का यदि हम उदाहरण स्वरूप में ले ले व्याधि, तो आमवात में ये शुरू में ये सारे लक्षण हमें दिखाई देते हैं, और बाद में जब हम, जैसे मैडम ने अभी कहा कि उसके ऊपर गौर नहीं किया या चिकित्सा नहीं दी, तो हमें हृदय के संबंधित जो भी उपद्रव है, जैसे वॉल से रिलेटेड डिसीज होना या जो भी है, मतलब रोमेटॉइड आर्थराइटिस में, रोमेटिक फीवर में हमें ये दिखाई देता है मुख्यतः कि संप्राप्ति हृदय तक जाके हमें दिखाई देती है। चिकित्सा यदि प्रॉपर नहीं मिली, निदान परिवर्जन नहीं हुआ, तो ये उपद्रव स्वरूप में हमें मिला दिखाई देते हैं ना। और और किसको बोलना है कुछ? है किसी को कुछ बोलना? पैल्पिटेशंस के केस में हालांकि ये बात तो सही है कि रस प्रदोषित विकार में ही मिल लिया आएगा, और पैल्पिटेशन के केस में अगर हम अमल की रसायन देते हैं तो अमल की रसायन का बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। अगर उसके साथ और चीज़ें जैसे दीपन पाचन उन्लोमन तो देना ही है, और अमल की रसायन के साथ आप रसपाचक भी चला सकते हो, और कुछ मेदे टाइप के औषधियाँ चला लिया तो उसके भी अच्छे रिजल्ट आते हैं, जो मेरा अपना अनुभव है, मतलब मैंने दे करके देखा है सर। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, हो गया। अभी स्रोतस जो है, जितना मैं सिंपल बता सकता हूँ उतना बताऊंगा। अभी कल मुझे उन्होंने बताया कि इस बारे में बताना है, बोलना है। मैंने इधर ग्रंथ भी नहीं लाए ताकि मैं रेफरेंस निकाल सकूं। तो पहली बात तो ये है कि हमारे दिमाग में जो आर्टरी, वेन, चैनल्स, ये जो है मॉडर्न में जो बीड़ी चौरस यानी घुसाए है, तो वो अगर हमारे पीछे ब्रेन में कहाँ तो होंगे, तो हमें स्रोतस, सिरा, धमनी ये कभी समझ में नहीं आएगा, पहली बात। हाँ, क्योंकि आपने जब एनाटॉमिक डिसेक्शन किया है तब आपने कभी देखा है कि ये रसव स्रोतस मिला मुझे, ये रक्तव स्रोतस मिला मुझे? मिला कभी? कोई तो एक तो स्रोतस मिला आपको? हाँ, नहीं मिला। आपको कभी मिला अरे ये मैं तो स्रोतस को लग गया, मेरा स्काल्प लग गया, स्काल्पेल लग गया, ये मैंने फोर्सेप्स से देखो मेदो स्रोतस पकड़ा, ऐसे हुआ कभी डिसेक्शन के समय? नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? तो ये सूक्ष्म है, जो हमें हम देख नहीं सकेंगे, इस तरह की रचना है, बराबर है। तो ये पहले दिमाग में डालो। तो इसीलिए उनमें कुछ दृष्टि आएगी तो ये हम उनके हेतुओं से, निदान से जो है समझ में आएगा हमें कि इस स्रोतस की दृष्टि आई है। हाँ, दूसरी बात है कि स्रोतस, सिरा, धमनी ये कभी कभार एक लगते हैं, है ना? कंफ्यूज हो जाता है कि ये एक ही है क्या, अलग है क्या, या फिर सिरा ये स्रोतस का ही प्रकार है क्या, धमनी ये स्रोतस एज ए स्रोतस ही है क्या, इस प्रकार से भी कभी कभार लगता है। ये क्यों लगता है? क्योंकि ये जो चैनल सिस्टम है शरीर में,
ये जो है वो परस्पर सन्निकर्ष है। इनका जो एक दूसरे के साथ रिलेशन है वो बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। हमारी जो एनाटॉमी है, शरीर रचना जो है वो चिकित्सा अधिष्ठित शरीर रचना है। मीन्स क्या, ये शरीर रचना पढ़ के आप चिकित्सा कर पाओगे। ये शरीर रचना करके आप पीपीटी बनाओगे कि नहीं ये नहीं मालूम, पर आप चिकित्सा अच्छी तरह से कर पाओगे। जैसे मैंने अगर आपको बोला कि किडनी की साइज इतनी इतनी होनी चाहिए, 11 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये हो गई एनाटॉमी बीडी चौरसिया की। पर ये आंकड़ा 3 से आप कुछ चिकित्सा नहीं कर पाओगे। पर मैंने बोल दिया कि बाबा यकृत ये है, इस प्रकार से कार्य करता है, इस पर हाथ लगाने के बाद ये उष्ण स्पर्श, शीत स्पर्श, इससे हम ये अंदाजा कर पाएंगे। वृषोष्ण तीक्ष्ण उष्ण खाने के बाद ये दुष्ट होने वाला है, इस प्रकार का हमारा यकृत है। अगर इस प्रकार की मैंने अगर एनाटॉमी आपको सिखाई, किसी ने भी सिखाई, तो उस एनाटॉमी के बेसिस पर आप चिकित्सा कर पाओगे। तो हमारे दिमाग में जो एनाटॉमी बैठी है, शरीर रचना जो बैठी है, वो मॉडर्न एनाटॉमी ज़्यादा बैठी है, प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित। और हमारी जो शरीर रचना जो है वो चिकित्सा अधिष्ठित शरीर रचना है। इसीलिए हमारे शरीर रचना में आपको फिक्स कुछ मिलेगा नहीं। फिक्स मिलेगा नहीं मीन्स एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं मिलेंगे, कंट्रोवर्शियल चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, इसको इस अध्याय में ये बोला है तो इसको इस अध्याय में ये बोला है, ये ऐसे कैसे हुआ है, कन्फ्यूजन मिलेगा। ये क्यों मिलेगा? क्योंकि हम किस आधार से पढ़ रहे हैं? बीडी चौरसिया के आधार से पढ़ रहे हैं। हमारे दिमाग में ये है कि सिरा मतलब ये, आर्टरी मतलब ये, वेंस मतलब ये दिमाग में है। तो इसमें हमें स्रोतस नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, और ग्रंथकार तो बोलते हैं ये स्रोतस है, रसो एकदम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, रसव स्रोतस है, रक्तव स्रोतस है, बोलते तो है, दिखते तो नहीं है ऐसा, इस प्रकार से, इसलिए कंफ्यूजन होते हैं। तो ये परस्पर सन्निकर्ष है, उसमें ऐसी लाइन नहीं बता सकोगे कि आप इधर से ये चालू है, इधर से वो चालू है। पहली बात, ये चिकित्सा करने के लिए बनाई ही एनाटॉमी है, ये दिमाग में रखो। दूसरी बात, आप तो ने कई जगह स्रोतस, सिरा, धमनी, इनको पर्यायवाची शब्द दिए हैं। तो ये भी आप्त के द्वारा ही कंफ्यूजन हुआ है हमारा कि अरे ये तो पर्यायवाची है। और दूसरी बात, वो सूक्ष्म होने के कारण हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि बाबा डिसेक्शन कर लिया, हाँ ये देखो ये रसव स्रोतस है, रक्तव स्रोतस है, ऐसे नहीं कर पाए, इसलिए वो कंफ्यूजन हो रहा है। पर वो सब भिन्न है, इसके आधार पर भिन्न है। एक तो शास्त्रकारों ने स्रोतसों की संख्या निर्धारित की है, सिराओं की संख्या निर्धारित की है, 700 सिराएं हैं। चरक ने बोला है अपने कितने 13 स्रोतस हैं, और हर एक का स्वरूप जो है वो वर्णन किया है। दूसरी बात, स्रोतसों का काम, सिराओं का काम और धमनियों का काम ये भिन्न भिन्न बताया है, कर्म वैशिष्ट्य बताया है हर एक का अलग अलग। और तीसरी बात जो है कि ग्रंथकारी बोलते हैं कि देखो ये मर्म है तो इसमें सिरा है, कंडरा है, धमनी है, ऐसे खुद ही बोलते हैं वो लोग। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं, इसका मतलब ये सब भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। ठीक है, अगर एक होती थी तो अलग अलग नहीं बोलते। तो इसकी वजह से जो है स्रोतस जो है वो भिन्न है बाकी की चीज़ों से। अब स्रोतस ये क्या है? जिस प्रकार से हमें दिमाग में लगता है कि ये एक ट्यूबुलर वेन है ना, ट्यूब है, यहाँ से धातु जा रहा है, वहाँ पोषण कर रहा है, इस प्रकार से जो हमें लगता है, उस प्रकार से इतना इजी नहीं है। स्रोतसों की कल्पना हमारे में ऐसी है कि वो एक परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह है, ये ध्यान में रखो। ट्यूब की तरह नहीं है, परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह है। तो उपस्नेह न्याय से वो बाहर भी आ सकता है, अंदर भी जा सकता है, बाहर का पदार्थ। तो इस प्रकार स्रोतस है, और स्रोतस के सिवा कोई बना नहीं है शरीर में भाव पदार्थ। सभी चीजें जो है स्रोतस से ही बनी है। श्रोतोमयम पुरुषम बोला है, पर उसके टीका में बोला है सिर्फ स्रोतस से ही नहीं बनी है, सिरा कंडरा से भी बनी है। तो सिर्फ स्रोतस ही नहीं है शरीर में, बाकी भी चीजें हैं, पर स्रोतस से सभी भाव पदार्थ बने हैं। अब इसका क्यों हम इस पर चर्चा कर रहे हैं? हम स्नायु पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? हम कंडरा पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं, है ना? हम स्रोतस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? जो भी कुछ क्लिनिकली हो,
क्लिनिक में उसका फायदा हो या फिर उस प्रकार से हो तो उस पर चर्चा की जाती है ज़्यादातर। तो हम स्रोतस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं कि चरक ने स्रोतो विमानीय अध्याय लिखा है, ठीक है। स्रोतस के लिए एक उसने अलग सा चैप्टर चरकाचार्य ने लिखा है जो चिकित्सा में श्रेष्ठ है, जिनका काम है चिकित्सा करना। उन्होंने स्रोतसीय जो है उसके लिए विमान स्थान में अध्याय रखा है जो कि शरीर स्थान में रखना चाहिए अगर वो एनाटॉमिकल चीज हो तो, उस प्रकार से देखना हो तो उसने उन्होंने रखा कि इसमें विमान स्थान में रखा है और एक सेपरेट अध्याय उसके लिए दिया है जो कि शुश्रूषाचार्य ने देना चाहिए, तो उन्होंने दिया नहीं है। जो शल्य है, शल्य चिकित्सक है, उन्होंने देखा है डिसेक्शन करके, उन्होंने संख्या निर्धारित की है, तो उन्होंने नहीं दिया, ताकि चरकाचार्य ने दिया है। इसका मतलब इसका जो है क्लिनिकल एप्लीकेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चरक आचार्य को लगा कि इसके लिए एक अध्याय देना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो है हम स्रोतस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, ये जो स्रोतस है, रसव स्रोतस है, रक्तव स्रोतस है, ये पूरी सिस्टम है। जैसे मैं अभी ग्रंथ का रेफरेंस मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ ऐसे आपको समझ आने के लिए सब कुछ बोल रहा हूँ। हाँ, सिरा कंडरा अलग क्यों है ये हमने बताया, क्यों, क्योंकि उनके कर्म अलग है, उनके संख्याएं अलग है ना, उनके स्वरूप अलग दिए हैं शास्त्रकारों ने, और शास्त्रकार ही बोल रहे कि वो अलग अलग है, इसीलिए वो अलग है सब कुछ, ठीक है ना। तो ये जो स्रोतस है ये एक्चुअली क्या है कि एक चैनल सिस्टम है। एक मिनट है, मैं थोड़ा गैलरी का दरवाजा बंद करता हूँ, बाहर का आवाज आ रहा है। हाँ, आप बीच में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, समझ में नहीं आ रहा है तो भी पूछ सकते हो। तो आपको ये पता चल गया कि सिरा अलग है, धमनी अलग है और स्रोतस से अलग है, ठीक है। पर हम उसको अलग मीन्स ऐसा अलग नहीं कर सकेंगे डिसेक्शन बोर्ड पर, डिसेक्शन टेबल पर कि ये अलग है, ठीक है, क्योंकि उनमें परस्पर सन्निकर्ष है। चिकित्सा की दृष्टि से वो अलग है चीजें, ये पहले ध्यान में रखो। तो इस स्रोतसों का काम जो है, और सिराओं का काम है, और धमनियों का काम है, सभीयों का काम जो है वो अलग अलग है। जैसे आहार रस है, इधर एक ऐसे दिमाग में कल्पना करो कि सभी धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, पंजा, शुक्र, ये सभी धातुएं, इसके सामने उनके स्रोतस है। और अभी रस धातु का पोषण करना है, ये जो धातुएं हैं वो स्थायी धातु है, स्थायी रस धातु, स्थायी रक्त धातु, जो पूरा पोषित हुआ है, इस प्रकार से धातुएं हैं। और हर एक के सामने जो है वो उसके स्रोतस है, और उसके पहले जो है उस धातु को पोषण करने वाला जो कुछ है, आहार रस है, उसके सामने रसव स्रोतस है, फिर रस धातु है, फिर रस धातु है, उसके सामने स्रोतस है, उसके आगे रक्त धातु है, इस प्रकार से। तो इस चैनल से जो जाने वाली चीज है, अब अगर यहाँ रस धातु है तो इस चैनल से जो चीजें जाने वाली है, रस को पोषण करने वाली, वो पोष्य रस धातु है। और ये पोष्य रस धातु जो है वो जब चैनल से जा रहा है तो ऐसे ही नहीं जा रहा है, वो जाते समय वो मार्गग रस धातु है, मीन्स उसमें परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन इस प्रकार से हो रहा है कि वो स्थायी रस धातु बने। आगे जाने के बाद उस पर रस की जो धात्वाग्नि है वो काम करने वाली है, रक्त की धात्वाग्नि है जो काम करने वाली है, मांस की धात्वाग्नि जो है वो काम करने वाली है। तो वो जाने वाली जो चीज है स्रोतस से, वो परिणाम आपद्यन्ते, मीन्स उसमें परिवर्तन हो रहा है उस स्रोतस में, और वो आगे जाएगा, उधर धात्वाग्नि होगी, धात्वाग्नि उस पर काम करेगी, ऐसे पोष्य धातु पर काम करेगी
चाहे वो पोष्य रक्त धातु हो, चाहे वो पोष्य मांस धातु हो, चाहे वो पोष्य अस्थि धातु हो, अस्थि वो भी स्रोतस है। इसका मतलब पोष्य अस्थि धातु जो है वो द्रवीभूत है, ठीक है ना। कठिन अस्थि नहीं जा सकती ना वो स्रोतस से, हाँ, तो वो पोष्य अस्थि धातु जो है वो द्रवीभूत है और उस पर अस्थि का मांसाग्नि जो है वो काम करेगा। और वहां तक जाने का जो मार्ग है, जाते समय जो और धातु जो कुछ है, पोष्य धातु जो है उसमें परिवर्तन होते हैं, ठीक है। इसलिए उसको मार्गग धातु बोले हैं, परिणाम आपद्यंत धातु बोले हैं। इसमें परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन किसके आधार पर होते हैं? हमारा जो जठराग्नि है उसके अंश जो है अग्नि के, वो उस धातु में गए हैं और उस अंश के द्वारा उसका परिणाम होता है। हाँ, उसमें परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन किसके लिए आएगा? अब रस और स्रोतस में से जाएगा जो धातु, वो क्या करेगा? रस धातु, स्थायी रस धातु निर्माण करेगा। फिर उसका प्रसाद वांश आगे जाएगा रस धातु, फिर वो रक्त जब करेगा तब उसमें ऐसा परिवर्तन आएगा कि वो रक्त धातु निर्माण करे उस स्रोतस में। तो रक्त व स्रोतस में धातु कौन सा है? रस धातु रहेगा, ठीक है, पर वो रक्त बन रहा है इस प्रकार का रहेगा, ठीक है। रक्त व स्रोतस में रस धातु रहेगा पर वो रक्त बन रहा है, पोष्य रक्त धातु इस प्रकार का रहेगा। और डल्लन ने ऐसा बताया भी है कि जब रस धातु रक्त धातु तक जाता है तब उसमें रंग परिवर्तन आते हैं। हाँ, तो हरिद्रा वर्ण बोला है, श्वेत बोला है, हाँ, रक्त, श्वेत, हरिद्रा और वर्ण बोले हैं उन्होंने, किंशुक, पद्म किंशुक, इस प्रकार के वर्ण बोले हैं। तो वो उस ऐसे वर्णांतर भी हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चैनल सिस्टम है कि यहाँ से पोषण होना, उस चैनल में जाना, उसमें परिणाम होना और फिर स्थायी धातु के यहाँ जाना, ठीक है। और स्थायी धातु का धातुवाग्नि उस पर काम करेगा और वो अपना अपना जो चीज है वो लेगा। हाँ, जैसे पोष्य मांस धातु के यहाँ अग्नि जाएगा, वहां मांसाग्नि बैठा है, वो वहां काम करेगा और फिर वहां स्थायी मांस धातु बनेगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रही है और ये पूरी सिस्टम जो है उसको स्रोतस बोलते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे को कनेक्ट नहीं है कि वो रस धातु रक्त धातु में भी गया, ये कई विकृतियों में हो जाता है विमार्ग गमन। हाँ, जनरली ऐसा नहीं होता कि रस धातु रक्त में गया, रक्त धातु स्रोतस मांस में गए, ऐसा नहीं होता। ये विकृति में होता है विमार्ग गमन, स्रोतस विमार्ग गमन। तो ये जनरली ये सिस्टम चल रही है, इसको बोलते हैं स्रोतस। ये आप डिस्कशन करोगे तो आपको नहीं मिलने वाली। हाँ, ये चिकित्सा के अनुसार बनाई है, हाँ, उसके अनुसार बनाई हुई सूक्ष्म स्वरूप की संरचना है। हाँ, आपने हाथ ऊपर किया, बोलो। Sir, हाँ, what is Vat Pitta Kapha and where it is found in our body? वही तो बोल रहा हूँ। आप ऐसे ढूंढो ही मत, पहली बात। अभी स्रोतस पे चल रही थी, स्रोतस के बारे में बोल रहा हूँ, दोष ये अभी नहीं है टॉपिक। तो इस प्रकार से उसका पोषण होता है उस धातुओं का। तो ये पूरी सिस्टम है। अब होता क्या है, तो ये इधर तक तो स्रोतस कंसेप्ट समझ में आया कि ये सिरा कंडरा नहीं है, सिरा नहीं है, धमनी नहीं है, अलग है ये कुछ। हाँ, सिरा ये अलग कंसेप्ट है। सिरा जो है वो रक्त से बनी है, हाँ, तो इसीलिए वो रक्त वर्णीय है, ठीक है। जिस धातु से बनती है उस वर्णीय हो गई, है ना। और फिर रक्त से कैसी बनेगी, उसको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होना चाहिए, तो उसने मेद का मृदुपाक भी ले लिया सिरा ने, तो इससे क्या बन गई, सिरा बन गई, बराबर है। तो ये अलग कंसेप्ट है सिरा। स्रोतस ये इस प्रकार से कंसेप्ट है। अब स्रोतस है कितने शरीर में? 13 ही है क्या? नहीं, स्रोतस अगणित है। जहां जहां भाव पदार्थों को पोषण करना है वहां वहां उस भाव पदार्थ का स्रोतस है। पर अगर इतने स्रोतसों के बारे में अगर ग्रंथकारों ने बताया तो क्या होगा, अतिव्याप्ति तंत्र दोष होगा, तो हम ग्रंथ ही नहीं पढ़ेंगे। इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ने की कोई हिम्मत नहीं करेगा और भीति के भय से हम ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे और आयुर्वेद को जान नहीं पाएंगे। इसीलिए व्यवहार के लिए जो है उन्होंने
स्रोतस्सों की संख्या मर्यादित की, जो कुछ सुश्रुताचार्य ने 13 बोली तो उस प्रकार की संख्या मर्यादित की। क्यों? तो ये संख्या के अनुसार आपका व्यवहार चल पाएगा, आप चिकित्सा दे पाओगे। हाँ, तो इसके वजह से ये इतनी संख्या है। संख्या असंख्येय है, जितने शरीर में भाव पदार्थ है उतने स्रोतस्स हैं। ठीक है। और फिर ये पोष्य धातु उस चैनल से जाता है। अगर मांस का पोष्य धातु मीन्स रक्त धातु मांस बन उस चैनल से जा रहा है मांस का पोषण करने के लिए, और वहां मांसाग्नि जो है वो काम कर रही है और मांस धातु में परिवर्तन हो रहा है। तो अगर वहां पर अग्निमांद्य हुआ, मांसाग्नि के यहां अगर अग्निमांद्य हुआ तो अग्निमांद्य से क्या होता है? उपचित धातु बनते हैं, मालूम है ना। धातुओं की वृद्धि होती है, अपचित धातुओं की वृद्धि होती है। और अग्नि वृद्धि के बाद धातुओं का क्षय होता है, ये सिद्धांत है। तो वहां का अगर अग्निमांद्य हुआ, मांसाग्निमांद्य, तो जो धातु होने वाला है वो ढंग से पचेगा नहीं और वहां भी आम निर्मिति होगी, ऐसे डल्लनाचार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि वहां भी आम निर्मिति होती है। आम निर्मिति यहाँ ही नहीं होती, सिर्फ पेट में खाना नहीं हो गया, डाइजेस्ट नहीं हो पाया और आम निर्मिति, ऐसे नहीं। वहां भी धातु के स्तर पर भी आम निर्मिति होती है। और फिर ऐसा विकृत अग्नि अगर आम निर्मिति करेगा तो अपचित धातु निर्माण होते हैं और उस स्थान के धातुओं में वो अपचित धातु दिखते हैं। जैसे मेदो की अग्नि दुष्ट होगी, मेद धातु की, तो वो अगर अपचित हो गया तो स्फिग, उदर, स्तन ये लंबन करेंगे, वहां पर मेद का संचय ज्यादा होगा। ये स्थान है मेदो धातु के। ठीक है। तो वहां पे संचय दिखता है हमें, मेदो का संचय जो है वो दृश्य स्वरूप में है, उस प्रकार से दिखता है। और बाद में उत्तरोत्तर धातु है, जहाँ जब स्थूल पेशेंट रहते हैं, स्फिग, स्तनोदरम ऐसे लक्षण दिखते हैं, तब उनमें अस्थि, मज्जा, शुक्र ये धातु जो है आगे के मेद के आगे के धातु है, वो उनमें क्षय दिखता है। ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस बहुत दिखते हैं स्थूल व्यक्तियों में। उनमें ये रहता है, शुक्र क्षय रहता है, मज्जा क्षय रहता है, ये दिखता है। तो ये जो स्रोतस है और वहां का अग्नि है, अगर अग्नि विकृत हो गया तो वहां जो धातु होने वाला है वो विकृत धातु होता है। जैसे कैल्केनियल स्पर में होता है, कैल्केनियल स्पर में अस्थि धातु विकृत होता है, वहां अस्थि धातु आ जाता है ना, बराबर है ना, आता है कि नहीं आता? पार्श्वनिशूल में नहीं आता? यस आता हाँ आता है। ऐसा कैल्केनियल बोन रहता है, वहां उस पर ऐसे जम जाता है अस्थि धातु। ये अस्थि धातु की विकृति है, अग्नि की विकृति उस जगह की। जो पोष्य अस्थि धातु जहाँ जाना चाहिए और वहां पचन होना चाहिए और अच्छा अस्थि धातु बनना चाहिए, वहां अग्नि विकृति अगर हो गई तो ये ऐसे हर्निएशन होना, कैल्सिफिकेशन वहां होना, इस प्रकार से विकृतियां हो जाती है। हम अग्नि कर्म क्यों करते हैं? वहां का साक्षात अग्नि हम उधर देते हैं, और साक्षात अग्नि जाने के बाद संप्राप्ति भंग होती है। जो अग्नि विकृति अग्निमांद्य हुआ है अस्थि धातु का, तो वहां क्यों होता है? ठंडे इसमें चलने वाले लोग, इनमें ज्यादा लगता है, ये ज्यादा चीजें दिखती है ना। शीत गुण जो है वो अग्नि के विपरीत है, बराबर है। तो हम जब अग्नि कर्म करते हैं तो साक्षात अग्नि वहां हम निर्माण करते हैं, और अग्नि से अग्नि वृद्धि करके हम अस्थि धातु की जो विकृत वृद्धि हो रही है, जो मांद्य हुआ है, वो दूर करके हमें वहां अच्छा अस्थि धातु बनाते हैं। तो ये संप्राप्ति भंग की चिकित्सा है। ये व्याधि विपरीत चिकित्सा नहीं है, संप्राप्ति भंग करने वाली हेतु विपरीत चिकित्सा है। उसी प्रकार अलग अलग चीजें जो है हमें दिखती है। फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स, ये क्या है? रक्त वह स्रोत जहाँ है, जहाँ रक्त का शोणित फेन फुफ्फुस है, वहां काठिन्य आ गया, ये विमार्ग गमन होता है। इस प्रकार से अस्थि का रक्त में विमार्ग गमन, या फिर कईयों का खून रहता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, ये सब चीजें दिखती है। ये हमारे इससे हम मेदकार रक्त में विमार्ग गमन इस प्रकार से हम देखते हैं। मेद ने मेद को पोषण करना चाहिए, रक्त ने रक्त को पोषण करना चाहिए, उस स्रोतस्स ने उस धातुओं को पोषण करना चाहिए। वो ना करके एक दूसरे में जब जाता है, विमार्गमित होता है, तब ये चीजें दिखती है। ठीक है। तो
इस प्रकार से जो है स्रोतस जानना चाहिए, उस प्रकार से उसका ये करना चाहिए। अगर मांस खाने के बाद भी मांस नहीं बढ़ रहा है तो एक तो मांसाग्नि में कुछ ये प्रॉब्लम्स है, मांसाग्नि मांद्य है, नहीं तो स्रोतदुष्टि है। ये हमें अनुमान प्रमाण से जानना चाहिए, हमने स्रोतस देखे नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए पर्टिकुलर हेतु दिए हैं कि ये हेतुओं से ये स्रोतस दुष्टि होती है, ठीक है। इतना इतना हेतु का समुच्चय है, तो ये हेतुओं से ये स्रोतस दूषित होंगे। इस प्रकार से उन्होंने दिए हैं ताकि आप जान सकेंगे कि वो स्रोतदुष्टि हो गई है, और उस प्रकार से हम उसका चिकित्सा में विचार कर पाएंगे, ठीक है। जैसे चिंता, अति चिंतन है और रुद्धशूल आदि लक्षण दिख रहे हैं, तो चिंता से रसव स्रोतदुष्टि हो गई और हृदय में विकृति आ गई, हमें चिंता नष्ट करनी है, तब जाके हमारा वो हृदरोग है वो ठीक हो जाएगा। वो रसव स्रोतस पे काम करने वाली दवाई हमें देनी चाहिए, जिस धातु पे काम करने वाली दवाई है वही स्रोतस पे काम करने वाली दवाइयाँ हैं। जैसे पटोल, कुटकी, इंद्रयोग ये हमने दे दिया तो रसाग्नि बढ़ेगा, अग्नि बढ़ता है तब वहाँ का जो कुछ पाचन है, पाचन क्रिया है, जहाँ अवरोध है, संग है, वो नष्ट हो जाता है, ठीक है, और फिर शुद्धि हो जाती है स्रोतसों की। तो इस प्रकार से जो है हमें चिकित्सा में ऐसा विचार करना चाहिए, और इस प्रकार से हम ऐसे विचार करते हैं, और इसीलिए ये जो अध्याय है वो क्लिनिकली देखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ, और कुछ लगता है आपको इसमें कुछ बताने की चीजें? कुछ समझ में आया क्या? सर समझ में तो सारा आया, अच्छा लगा, कुछ चीजें रिवाइज हुई, और थोड़ा सा मतलब इनको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा बताते, जैसे पर्टिकुलर डिसीज वगैरह का एग्जांपल लेकर के सर तो बेटर तो होता। यही बोल रहा हूँ मैं कि जब जब आपको लग रहा है कि वे कंप्यूटर सिस्टम देखो, यहाँ आपका कीबोर्ड है, यहाँ आपका मॉनिटर है, और ये बीच में सीपीयू है। आप इनपुट कितना भी टाइप कर रहे हो, मॉनिटर में कुछ दिख नहीं रहा, बाकी की चीजें दिख रही है। एम प्रेस करो एम दिख रहा है, एल प्रेस करो एल दिख रहा है, एन प्रेस करो तो एन नहीं दिख रहा है, ठीक है। बाकी ए प्रेस करो ए दिख रहा है, डिलीट कर दो डिलीट हो रहा है, एन प्रेस करो एन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इनपुट में प्रॉब्लम है? नहीं है। तो इसका मतलब हमें सीपीयू भी देखना पड़ता है, हमें चैनल्स भी देखने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब इसका स्पेशल ऐसे ट्रीटमेंट में हम ये नहीं करते कि ऐसे ही इस प्रकार से, ये अलग अलग सिद्धांतों के विचार जो है उसके आधार से जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या, अगर मेरे पास वातवृद्धि का पेशेंट आया है, पेशेंट बोल रहा है कि मुझे ये शूल है, वो शूल है, कटी शूल है, ये सब कुछ शूल है, और मैंने दिनचर्या उसकी देखी तो पूरी की पूरी उसकी दिनचर्या जो है वो मेदो व श्रोतोदुष्टि, मेद निर्माण करने वाली दिनचर्या है। वो दिवास्वाप करता है, मांसाशन ज़्यादा करता है, पनीर जैसे पदार्थ ज़्यादा खाता है, स्निग्ध भोजन ज़्यादा करता है, इस प्रकार की उसकी दिनचर्या, दुग्ध सेवन ज़्यादा करता है, इस प्रकार से उसकी दिनचर्या है। और वो बोल रहा है मुझे वात व्याधि है, मुझे शूल है, कटी शूल है, ये शूल है, तो मैं चिकित्सा किसकी करूं? उसके हेतु जो है वो संतर्पण जन्य है, मेद दुष्टिकर है, मांस दुष्टिकर ऐसे जगह है, तो मुझे मेदोपाचक मांसपाचक देनी पड़ेगी, ना कि मुझे वात शमन की दवाइयाँ देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये विचार जो है वो श्रोतस का ही विचार है। श्रोतस का विचार कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, ये विचार श्रोतस का ही है, ठीक है। जब तक मैं उसका मांस मेद जो अवरोध अगर नष्ट करूं, जब तक मैं इसका मांसावृत्तवात, कफावृत्तवात इस प्रकार का जो नष्ट करूं, तभी मेरे जो है वो वात की गति अच्छी हो। क्योंकि क्या है, श्रोतस है, सिरा है, धमनी है, इसमें जाने वाली जो चीज है, इसमें एक सरण हो रहा है, इसमें एक गति है, और वो गति वायु की है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। चाहे वो श्रोतस हो, चाहे वो सिरा हो, चाहे वो धमनी हो, धमनी में वायु का जो गुण है वो व्यक्त हो रहा है, वो ध्मान कर रहा है, जो सिरा में नहीं करता है, ठीक है। जो स्रोतस में नहीं करता है वो धमनी में कर रहा है, इसके लिए वो धमनी है। वो वायु का गुण अगर सिरा में ध्मान करेगा तो वो सिरा पूर्ण ये व्याधि होगी, ठीक है।
तो ये वायु का अगर बिना रुके वायु को अच्छी गति अगर चाहिए होंगी तो हमें अच्छा आकाश महाभूत बनाना पड़ता है। कभी कभार अगर वो कफ ज्यादा स्थान है, अगर कफ में कठिनता है, घनत्व है, तो हमें उसको विलयन करने के लिए उष्ण औषधि देनी पड़ती है, बराबर है ना। तो कटु रस जो है ये क्या करने वाला है, वो श्रोतोशोधन करने वाला है, वो आकाश महाभूत बनाने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है उनका विचार किया जाता है, कुछ अलग स्पेशली ऐसा विचार करना ऐसा नहीं है। तो कंफ्यूज होने वाली कुछ बात नहीं है। पहली बात, जो जो आकाश महाभूत बढ़ाने वाला है, जो जो पाचन करने वाला है, जो जो कफ का विलयन करने वाला है, वो सभी द्रव्य जो है वो स्रोतसों को जो है वो अच्छे करने वाली है, स्रोतसों में जो अवरोध है वो नष्ट करने वाली है। क्योंकि अवरोध जो है वो भाव पदार्थ करेंगे, आम करेगा, पित्त करेगा, कफ करेगा, बराबर है ना। तो कौन करेगा ये हेतुओं के आधार पर तय होता है, बराबर है। और अगर अवरोध हो गया तो उत्तरोत्तर जो धातु है, अगर रस व स्रोतस में अवरोध हो गया तो हृदय म्लान हो जाएगा। रक्त व स्रोतस में अवरोध है तो पांडुत्व आ जाएगा, रक्त की सारता कम हो जाएगी। रस में अवरोध है तो पांडुत्व आ जाएगा, ठीक है। रक्त में अवरोध है तो रक्त क्षय हो जाएगा। मांस में आ जाएगा तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी और ये जो मांस क्षय हो ये हो जाएगा, ठीक है ना। काम हमें क्या करना है, श्रोतोशोधन करना है। मतलब क्या करना है, अवरोध निकालना है। मतलब क्या करना है, हेतु किस चीज से हुए वो देखने हैं, ठीक है। और और क्या लग रहा है आपको? ठीक है, क्लियर हो गए कंसेप्ट? सर फिर मनोह स्रोतस के जो दुष्टिकारक लक्षण या व्याधि देखते हैं तो हमें और सव स्रोतस से रिलेटेड चिकित्सा के तौर दे पे सकते हैं ना, सोचना चाहिए। दे सकते हैं ना। पर मनोह स्रोतस उन्होंने अलग सा दिया है। हाँ, मनोह स्रोतस क्यों, उसको क्या करना है, उसको इंद्रिय सन्निकर्ष भी करना है ना, बराबर है ना। तो मनोह स्रोतस भी है। तो स्पेशली जो दुष्टि लक्षण हेतु दिए है उसका विचार प्रैक्टिस में करना है हमें, बराबर है ना। चिंता, अति चिंता करने वालों की रसो श्रोत दृष्टि दिखती है, बराबर है ना। तो ये हेतुओं को सामने रख के पढ़ के उस प्रकार के हमें पेशेंट में देखना है बस। बाकी कुछ और अलग जो नहीं। व्यसनाधीन पेशेंट रहते हैं, जैसे तंबाकू अति सेवन है या ये, तो उनका क्या सर, मनोह स्रोतस का दौर्बल्य, मन का दौर्बल्य से ये व्यसन से अधीन हो जाते हैं, ये सोच के उनको मन को मजबूत करना। हाँ, मन को मजबूत उभारी देने के लिए इसलिए तो घृत क्या बोला इसमें है। काउंसलिंग घृत जो है वो वो काम करता है। काउंसलिंग का भी, हाँ, काउंसलिंग तो है ही ना। वो तो है। मन दूषित किससे होता है, बाहर की चीजों से ज्यादा होता है ना। सर ते आधी एकदा अतिस्वेदने केस हे केली ती, मग अशा वेळेला पुरुष व्यक्ती असेल, मग आपण मेदाची दृष्टी राहत नाही, स्वेदाशी रिलेटेड आहे म्हणजे मेदवस्त्रोत, तर मग पण मग पुरुष पेशंट असेल तर आपण मग ते म्हणजे असं मेदोपाच्या काढा डायरेक्ट न देता नुसतं मेदोपाच्या अल्प प्रमाणात वापरलं तरी फायदा होऊ शकेल? होतं, काढायची काही गरज नाही. पावडर आम्ही पावडरच देतो. मग ती मात्रा किती द्यायची? रुग्णानुसार मात्रा आहे ना, अर्धा चमच दिवसातून 2 वेळा 3 वेळा एवढीच मात्रा. आणि तर अशा ह्याच्या पेशंट मध्ये जर समज आता शेंगदाणा समजा पित्तकर आहे, असा हेतू जर वाटत असेल तर अशा वेळेला म्हणजे की आणि असं स्पायसी खाल्ल्यावरती स्वेद जास्त होतो, मग अशा वेळेला विरेचन पण देऊ शकतो का असं? हो, पहले से ही पित्त जो है उसके ऑप्टिमम स्टेज पर जब रहता है तब ऐसे पेशेंट ने अगर तिक्त सेवन ये सब किया तो अतिस्वेद प्रवृत्ति ये सब चीजें दिखती है, रक्त मल प्रवर्तन ये सब दिखता है। पहले विरेचन करना, ऑप्टिमम लेवल जो है वो कम करनी पहले पित्त की, ज्यादा लेवल जो है वो, है ना।
हा मग ह्याच्यावेळेस जर विधिवत जर करणं शक्य नसेल तर सध्याही चालू शकेल ना, सध्या विरेचन नित्य म्हणजे विरेचन करायचं. नित्य विरेचन, हा ते तर मी तो करतोच कम नाही, से पण कम असं धीरे थोडे धीरे संधी वो गमत निकालना असतील उसका तर शोधन करो. पर कैसे है, हं. जब आप नित्य विरेचन करते हो तो शाखागत कोष्ठ में आना ये चीज नहीं होती. पहली बात, आपकी कोष्ठ शुद्धि हो जाती है, ठीक है ना. हाँ, हं. अगर वो दवाई जो है वो व्यवाही विकासी इस प्रकार की होगी, व्यवाही होगी, उसमें लघुता होगी, तो थोड़े प्रमाण से वो करेगी. पर जो विधि पूर्वक करना है उसमें पूरी शाखागत गए हुए दोष को उष्ट में लाकर हम शुद्धि करते हैं. ये अलग चीज है. तर आता समज आता हा काळ कसा राहतो की थोडाही राहतो ना, म्हणजे कुठले पंचकर्म करायला हम्म, की समज ढगाळ वातावरण राहतं, अशा हम्म. वेळेला मग आपण कधी नहीं, कधी क्या ते होता है, आपण व्यवहार देखना पड़ता है. अगर शास्त्र के अनुसार एकदम ऐसे किया तो बहुत सी चीजें हम कर ही नहीं सकते. ऐसा भी है ना. फायदा कितना ओके. होने वाला है और नुकसान कितना कम है और नुकसान हम काउंटर कर सकते हैं क्या, ये सब देखकर कभी भी चीजें करना है ना. हाँ, जैसे ओके सर. उसका हं. क्लियरली विधान जो है वो इसमें दिया है कि रक्तस्राव रोका, रक्तम जीवमिति स्थिति है ना. अभी आपको ये नहीं देखना है ये पुरुष पेशेंट है और रक्तस्राव हो रहा है, नहीं नहीं दूषित रक्त है, जाने दो बहने दो, ऐसे नहीं करना है. अभी अभी पहले स्तंभन करो, बाद में स्तंभित होने के बाद जो कुछ व्याधि हो हम ट्रीट कर सकेंगे, पर स्राव होने के बाद जो मरण आएगा वो कौन ट्रीट करेगा, है ना. तो फायदा कितना होने वाला है पेशेंट को और नुकसान की कितनी गुंजाइश है, ये सब सोचकर व्यवहार देखकर चीजें करनी पड़ती है प्रैक्टिस में, ठीक है ना. तो ये ग्रंथ भी बोलते हैं कि आप पढ़ो ग्रंथ, पर इतना भी ये मत हो कि आप आंखें बंद करके सब कुछ ऐसे ग्रंथ के जैसे करोगे, है ना. आपकी खुद की बुद्धि भी लगाओ, बोल रहे आचार्य, और उस हिसाब से करो. ऐसे पण सर कधी कधी ते हे असेल काय त्याला की असं आपण मध्येच स्नेहपान सुरू केलं, मध्येच ते असं वातावरण खूप हे झालं, मग ते पण म्हणजे अजीर्ण होऊ शकतं ना, हाँ, म्हणजे तो असं म्हणजे वो दिमाग में हां. रख कर उस प्रकार से उसको ये दिनचर्या में बदल थोड़े ये करनी. सुझाव उनको ओके देना सर. उस प्रकार से. थोड़ी युक्ति प्रमाण से करना पड़ता है. नहीं तो फिर बहुत पॉसिबल नहीं है सब कुछ करना. ऐसा है. दुर्दिन तो हर दिन दुर्दिन ही है अभी, है ना. ऐसा. चलो, अभी हो गया 1 घंटा. भावना मैडम है क्या कि गई? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर अस्थि में स्रोतो दुष्टि जब हो तो हम अस्थि पाचक पहले देंगे फिर उसके बाद अस्थि वृद्धि कर, या दोनों साथ में चलाएंगे? हाँ, अस्थि पाचक मंस क्या, अस्थि के यहाँ का आम निकालने वाला, अस्थि के यहाँ अग्निवर्धन करने वाला गुड़ूचे आमले की मुस्ता है. ठीक है ना. ठीक है सर. तो ठीक है सर, तो पहले अस्थि पाचक चला के फिर, क्योंकि अस्थि में क्षय भी होगा, जैसे फाइब्रोसिस नहीं जब नहीं होती है नहीं. तो क्षय भी होता है, हाँ, तो सर इसमें अस्थि वृद्धि कर जैसे मतलब कल कुछ कैल्शियम, नहीं, नेचुरल कैल्शियम पाचक जब प्रिपरेशन देते भी हैं तो देनी वो चाहिए? अग्नि ठीक करता है. ठीक है चाहे वो बड़ा है तो कम करेगा, कम है तो बढ़ाएगा. सर. तो शुरू में पाचक ही देना है, मतलब वृद्धि कर नहीं देना है? पाचक से गामित्व भी आ जाता है ना. अच्छा. पाचन से उस हिसाब से गामित्व भी आता है ना. ठीक है ना. मैंने शतावरी अस्थि मज्जा पाचक के साथ दी तो अस्थि धातु का ब्रूहण होना, अस्थि धातु मजबूत होना, ये शक्यताएं ज्यादा है. इसका गामित्व अस्थि धातु के यहाँ है ना. बराबर है. ठीक है सर. हाँ जी, ठीक है सर. थैंक यू. सर ओके. लेकिन अभी हाँ, चिकित्सा में जब हम देखते हैं तो शुरू से ही रसव श्रोतल दृष्टि से फिर वो जो गामित्व अस्थित्व तक जो हमें ऑस्टियोपोरोसिस चेंजेस वाले पेशेंट दिखाई भी देते हैं, वृद्धापकाल से हो या जो गलत हेतु के सेवन से हो, तो हमें पहले तो सर रसव स्रोतस मतलब रसपाचक से ही शुरुआत करना है ना. जैसे ऐसा पेशेंट है. को पहली बात, आपने मतलब अग्नि वो कितनी, बढ़ाया ना, नहीं सर जठराग्नि बनाया एक तो एक पाचन मिनट सर. होने वाला रहता है. पहली बात. हाँ सूक्ष्म परिमाण, सूक्ष्म उसके जो अंश है, परमाणु जो अलग अलग धातुओं में जाकर पाचन करती है. ठीक है, पहली बात. इसलिए लंघन चिकित्सा बताई है. आमों की चिकित्सा जो है लंघन है. ठीक है ना. हाँ सर. नहीं लेकिन मतलब ये ड्यूरेशन कैसे रखना है, जैसे रसपाचक 8 दिन दिया फिर रक्तपाचक दिया, ऐसा कुछ ये नहीं है. ठीक है. 8 आपके सेल्फ जजमेंट की बात है. लक्षण के पाचन कब होता है, पाचन के बाद की लक्षण क्या है, लाघवत्व आ जाता है.
लक्षणों में, है ना। लक्षणों की फ्रीक्वेंसी है, सीवियरिटी है, वो कम होती है। जैसे मुझे वात से शूल होगा और साम वात से शूल होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है ना। हाँ, उसमें दाह होगा, उसकी लक्षण जो है वो ट्रिगर रहेंगे, बराबर है ना। तो उस लेकिन सर लक्षणों की ये जो सीवियरिटी कम होना, लाघवत्व आना, भूख लगना, हाँ, मलमूत्र का सृजन होना, हाँ, वायु की गति अनुलोमित होना, प्रसन्न लगना, ये पाचन का होता, ये पाचन के बाद होता है, बराबर है ना। उससे कोई भी लक्षण उसमें जो कुछ है उस प्रकार से देखना है। गुरुता, जड़ता, तंद्रा, दैन्य इस प्रकार के हो गए तो है, अभी तक करना है आपको पाचन। बार बार सर हेतु भी तो देते रहता ही है पेशेंट ना, हेतु बंद करने और ट्रीटमेंट ही है ना। हेतु बंद, बिना हेतु बंद किए कुछ फायदा नहीं होता। ठीक है, ये केस डिस्कशन नहीं है, आप केस डिस्कशन कर रहे हो, स्रोतस का कंप्लीट हुआ है। केस डिस्कशन भारती मैम, आपका सवाल ये है क्या कि हमको रक्त मांस में पाचन मतलब उत्तरोत्तर करना चाहिए या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर अस्थि में हमें प्रॉब्लम दिख रही है? आवाज नहीं आया कुछ भी। भारती मैम, आप सवाल ये ठीक है, है कि बस डायरेक्ट हम अस्थि मज्जा स्रोत में दिक्कत लग रही तो डायरेक्ट हम वहाँ का करें या रस से स्टार्ट करें, ये आपका नहीं, सवाल है? धातुओं में अगर तकलीफ है तो वो धातु करना चाहिए ना जी। पहली के 10वीं के बच्चे फेल हो गए तो फिर पहली से ही ऐसा नहीं करेंगे, हम 10वीं पर ही काम करेंगे, 10वीं पर ही अच्छे टीचर भेजेंगे, है ना। फिर पहली से नहीं, पहली से हम अच्छा करेंगे, ऐसे नहीं है ना। प्रॉब्लम 10वीं में है, 10वीं में करेंगे काम, बराबर है। हाँ, स्थूलता जब आती है तो व्यायाम चिकित्सा देते हैं हम, क्यों? मेदो श्रोत दृष्टि दूर होनी चाहिए। अव्यायाम ये मेदो श्रोत दृष्टि का कारण है। हम उसको नहीं बोलते कि चिंता दूर करो या फिर चिंता के बारे में विचार करते, हमें रसवो नहीं, हमें मेदो का विचार करना है। जिस श्रोत दृष्टि है, जिस धातु की विकृति, उस धातु का विचार करते हैं। ठीक है सर, जैसे अभी आपने बताया ना कि अस्थि व स्रोतस की दृष्टि होती है, उसमें कैल्केनियम इस पर होता है और उसमें हम अग्निकर्म करते हैं। हाँ, तो सर अगर जैसे कोई अगर उसमें अग्निकर्म नहीं करवाना चाहता है तो सिंपल हम उसे अस्थिपाक मतलब अस्थिपाचक दे करके भी उसे ट्रीट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना, पर क्या है, ये पॉइंट ही नहीं बोलना, करना ही है ना। जो चीज जहाँ बोली है ना वहाँ वो करने की वही है ना, समझ बात आ रही है ना। यस सर। हाँ, तो वही किया तो ज्यादा है। ऐसा खाना अच्छा है क्या, इतना ऐसा करके खाना अच्छा है ना। जो इजी है ऐसा खाना अच्छा है। क्यों नहीं करेगा? अग्निकर्म घर में भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि क्लिनिक में आना चाहिए। हाँ, मटका, छोटा मटका रहता है, वो मटका गर्म करो, ऐसे ऊपर की ओर डालो और ऊपर जो सरफेस है वहाँ पारसनी अगर दबा दी तो बहुत अच्छी तरह से अग्निकर्म होता है, घर के घर में होता है, और 4-5 दिन में पारसनी शुल्क बंद हो जाता है। तो क्या ऐसा थोड़ी है कि क्लिनिक आ जाओ और करो। ठीक है ना। और सर जैसे कि इसमें पर्टिकुलर हर एक स्रोतस के मूल बताए हैं, तो जब हम चिकित्सा करते हैं, जैसे रसवय की ही अगर हम बात करें तो रसवय स्रोतस का जैसे मूल जो है वो हृदय है। तो अगर हमें कहीं पे रस दृष्टि मिल रही है तो क्या हमें हृदय पे वर्क करने वाली मेडिसिन वहाँ पे देनी चाहिए या फिर जब तक हमें हृदय से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन ना मिले तभी हम दें उसे? नहीं, आप रसदा तो अच्छा करोगे तो हृदय भी आपका अच्छा होगा। तो ठीक है। सर पर्टिकुलर ऐसा नहीं है ना कि हाँ, हृदय पे ही वर्क करने वाला कुछ नहीं हम ऐसा दें? भी होता है, जैसे अगर शालीपर्णी सिद्ध दुग्ध अगर हमने दे दिया तो मन भी मजबूत होने की शक्यताएं ज्यादा रहती है, और होता है ऐसा, ऐसे काम करते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि मन जो है वो हृदय का अधिष्ठान है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे दिमाग में आयुर्वेदिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी रहेगी तो हम ऐसे जो प्रयोग कर पाएंगे और उसके रिजल्ट मिलेंगे हमें सफलतापूर्वक। ठीक है, ठीक है। तो जी सर। क्योंकि देखो, दर्द किसी को अगर जो गर्दी जहाँ भीड़ है वहां अगर कोई गया और उसको स्ट्रेस आ गया तो धड़कन, दिल की धड़कन बढ़ती है, बराबर है ना। हाँ, और वो लिटरली बढ़ती है, हृदय स्पंदन होता है। हाँ, तो ये दिखता है ना, हृदय जो है मन का स्थान है, बराबर है ना। कोई बुरी घटना घटने के बाद आपको क्या होता है? लिवर फेलियर होता है क्या? नहीं होता, हार्ट अटैक आता है ना। यस सर। हाँ, ऐसा हुआ है क्या कि कोई इसने बुरी घटना सुनी और लिवर, उसकी किडनी फेल हो गई? ऐसा होता है? नहीं होता।
तो ये मन का स्थान है, ये हम एनाटॉमी जो हृदय की देखी है एंट्रियम वेंट्रियम, वैसे वो दिमाग में मत कभी भी लाओ, ठीक है। तो ऐसा अगर देखा जाए तो दिखता है प्रैक्टिकल, इसलिए बोल रहा हूँ आयुर्वेद की एनाटॉमी जो है, आयुर्वेद का जो शरीर रचना है वो चिकित्सा अधिष्ठित है, उससे हम चिकित्सा कर पाएंगे। आप अगर कंपैरेटिवली करोगे स्टडी मॉडर्न एनाटॉमी तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, मीन्स कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है फिर होगा ही वैसे, ठीक है, इसी प्रकार से है। और सर जैसे शुक्रवार स्रोतस का मूल बताया है ना कि वृषण और शेफ होता है, तो सर फीमेल में उसको कैसे कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि फीमेल में भी शुक्र होता है हम ये तो बोलते हैं, तो हाँ, फीमेल में उसको उसको शुक्रवार अलग, स्रोतस कैसे हाँ, कंसिडर करना है? फीमेल को आर्तवय स्रोतस बोले हैं। और शुक्र धातु जो है जब ये ऐसे बोलते हैं तो वो पुरुष के लिए ही होता है, जब ऐसे पर्टिकुलर जब बोलते हैं तो स्त्रियों के लिए आर्तवय स्रोतस और ये बताया गया है। और इसीलिए उन्होंने बोला है कि स्रोतसों की संख्या अगणित है, आपके व्यवहार के लिए जो है हम वो 13 जो कुछ भेद बता रहे हैं उतने भेद हमने बताए, ठीक है। उस हिसाब से आप उसका ऊहन करो, ठीक है, उस हिसाब से आप ऊहन करो। मूल स्थान ये प्रभाव स्थान है, मीन्स उस स्रोतसों में होने वाली जो कुछ गलत गतिविधि है उसका परिणाम वो मूल स्थान पर पहले होगा, क्योंकि वो प्रभाव स्थान है, वो दिखेगा, ठीक है। बाकी के जहाँ होगा क्या नहीं होगा, होगा उसमें भी होगा, पर मूल स्थान में उसका जो है वो पहले होगा, ठीक है। उस हिसाब से देखना, जैसे आर्तव श्रोत दृष्टि हुई तो उसका जो है वो योनि पर व्यापद होते हैं, योनि व्यापद आए, योनि व्यापद के कारणों में आर्तव दृष्टि आया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उस स्रोतसों का ऊहन करना है हमें। हमें संहिता भी पढ़ते समय कंफ्यूजन में किसी जाना नहीं है। अगर कुछ लगा ये टॉपिक कंफ्यूज हो रहा है वो छोड़ दो, आपको अंडरस्टैंड क्या हो रहा है वो देखो, क्योंकि आपको चिकित्सा करनी है बैठकर कुर्सी में, बराबर है ना। आपको पेशेंट के साथ मतभेद नहीं करने हैं, अरे ये क्लोम ये है क्या वो है, हम क्या करना है, हमें चिकित्सा करनी है। तो जहां जहां ऐसा कुछ कंफ्यूजन है वो छोड़ दो, जो अंडरस्टैंड हुआ है वो ले लो। समझ बात आ रही है? यस सर। सर स्रोतसों को जैसे हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो उसके लिए हमारा डायग्नोस भी फिर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए ना। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो हम उसको ये दे दें या वो दे दें, हमें ऐसा कुछ नहीं, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ही उसे देखना पड़ेगा। यस यस, आयुर्वेद के हिसाब से वो होना चाहिए। RA इज नॉट इक्वल टू रोमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज इज नॉट इक्वल टू प्रमेह, इस प्रकार से हमें देखना चाहिए, वो निदान वो उनके देखने नहीं चाहिए। कहीं हमने आमवात के पेशेंट को आमवात ऐसे निदान किया और वो RA नहीं है, ठीक है, वो RA नेगेटिव है पर वो आमवात है, ठीक है ना। ऐसे कितने RA पॉजिटिव पेशेंट रहते पर वो आमवात नहीं रहते, हाँ, तो ये सब देखना चाहिए। उनमें लक्षण साधर्म्य है कई व्याधियों में, इसीलिए उनका कंपैरेटिवली ये किया गया है बुक्स में। RA मतलब आमवात, वातरक्तम, गौ, इनमें कुछ लक्षण साधर्म्य आते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, इसीलिए उनका ये किया है, वैसे वो एक नहीं है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और था लेकिन वो स्रोतस्व से रिलेटेड नहीं है। सर जैसे कि विवर्णता होती है ना, वैवर्ण्य आता है, तो उसमें सर वो पांडु का लक्षण में भी आया है, और अगर हम भूख का वेग धारण करते हैं उसमें भी आया है, और अभी अस्थि व स्रोतस की जब दृष्टि होती है तो उसमें भी विवर्णता आया है, वैवर्ण्य आया है। तो सर जब पेशेंट हमारे पास विवर्णता लेकर के आ रहा है तो हम उसमें किस चीज पे फोकस करें, हम उसके भूख के वेग धारण पे करें, या फिर अस्थि व स्रोतस की दृष्टि समझे, या फिर पांडु समझे? वही ना, पांडु के लिए उसके सेपरेट निदान बताए हैं, प्रमेय के लिए सेपरेट निदान बताए हैं, प्रमेय में भी आता है, शावता आती है। विवर्णता मीन्स जो वर्ण है उससे विपरीत वर्ण आना, वो अलग अलग चीजों में आता है। और क्यों आता है, क्योंकि वर्ण का जो हमारी त्वचा है, हाँ, प्रथमा, अवभाषी, नाम, द्वितीया, ये सब जो त्वचाएं हैं उसमें जो वर्ण परिवर्तन जो है वो रस से भी आता है, रक्त से भी आता है, आपका मांस धातु की विकृति से भी आता है, सभी जगह से आता है। हमारी जो त्वचा है वो अलग अलग भागों में अलग अलग धातुओं का प्रतिनिधित्व करती है, हाँ, जैसे चेहरे की त्वचा अलग है ना, पेट की त्वचा अलग है, हाँ, हमारे जांघों की त्वचा अलग है, त्वचा अलग है, ठीक है ना। तो
कहाँ वैवर्ण आया है, वैवर्ण किस प्रकार का है, अरुणाभ है, कृष्ण है तो वो वात का प्रतिनिधित्व करता है, पीत है, लोहित है तो वो इसका प्रतिनिधित्व करता है, पांडु तत्व है तो वो कफ का प्रतिनिधित्व करता है ना, बराबर है ना। तो उस हिसाब से जो कुछ होगा वो दोषों के आधारित ही होगा। चाहे आपको लगा ये पांडुता है तो आप पांडु कर दो निदान, चाहे आपको लगा ये रक्तगत कफ है तो वही निदान करो, ट्रीटमेंट वही जाएगी, ठीक है ना, गाड़ी वहां ही जाने वाली है, ठीक है। या अलग अलग रूट है विचार करने के, ठीक है, चाहे आप इधर से दिल्ली जाओ या फिर उधर से दिल्ली जाओ, दिल्ली जाना है पर आपको फिक्स आपको मालूम चाहिए कि हमें दिल्ली जाना है, ठीक है ना। तो इसलिए एक तो व्याधि के हेतु ही दिए हैं, तो इसके आधार पर ही हम कर सकते कि वो किसके वजह से है, और बाकी दोष के आधार पर, बराबर है ना। सार्वधिक लक्षण है वो भी काउंटर करते हैं, किस त्वचा के किस भाग पर हुआ है वो काउंटर करते हैं। जैसे त्वचा मुख पर वैवर्णता आई है तो मुख जो है वो शुक्र का अभिव्यक्ति करने वाला ये है वहां की त्वचा, ठीक है ना। शुक्र धातु के शुक्रसार पुरुष में क्या है, सौम्य सौम्य प्रेक्षण शिर पूर्ण त्वचा प्रसन्न शुक्र वर्ण है ना, ऐसे ये है ना सब कुछ। तो उसकी त्वचा जो है उस प्रकार की रहती है, तो उसमें अगर विवर्णता आ गई तो शुक्र का भी विचार होता है, बराबर है ना। तो इस प्रकार से सब कुछ होता है। तो जब त्वचा आई तो उसमें वायु आया, पित्त आया, रक्त आया, मांस आया, ठीक है, क्लेद आया, ये सब उसमें जो जो भाव पदार्थ आएंगे उस सब का विचार होना चाहिए। त्वचा जिस स्थान पर है उस स्थान का विचार होना चाहिए, और विवर्णता किस प्रकार की है स्वरूप भेद से उस प्रकार दोषों का विचार होना चाहिए। यस सर। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं स्रोतस से रिलेटेड, वरना फिर हम एंड करते हैं मीटिंग को। थैंक यू सर। ओके, चलो 1.5 घंटा हो गया है। थैंक यू सर। सर इट वाज नाइस सेशन, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। अब इसके बाद स्रोतस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो फायदा है लेक्चर का।